कल आपके टोटल 40 क्वेश्चन पूरे हो गए थे। कल आपको एक डॉलर सिंबल का यूज़ कराया था। डॉलर सिंबल का अगर हम एक फंक्शन के थ्रू मैंने की भी बताई थी, किस कौन सी की से लगाते हैं? F4। हाँ जी, तो डॉलर सिंबल यानी कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए हम F4 कमांड का यूज़ करते हैं। आगे दोबारा रिपीट करेंगे हम इस टॉपिक को, ठीक है? तो आगे दोबारा रिपीट होगा क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 41 में। ये शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक्सेल में। टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एन एग्जिस्टिंग, किसी भी एक एग्जिस्टिंग वर्कबुक में अगर आपको एक न्यू वर्कशीट लेकर काम करना है, जैसे मैं यहाँ पर एक्सेल ओपन कर रहा हूँ। अब टोटल यहाँ पर 3 वर्कशीट है पहले से। अब ये 2007 वर्जन है, तो न्यू शीट लेने के लिए आप या तो इस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं साथ में, या फिर कीबोर्ड से, अब मैं प्रेस कर रहा हूँ शिफ्ट प्लस में F11 प्रेस किया, न्यू शीट इंसर्ट होकर आ गई। वापस आते हैं अगले क्वेश्चन में। काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज विद स्पेसिफिक क्राइटेरिया कैन बी डन बाय यूजिंग। तो इसको पढ़ते हैं कि क्या यूज़ होता है काउंटिव का, उसके बाद इसको कवर करते हैं क्वेश्चन को। जैसे मैंने कोई एक डेटा है हमारे पास बना हुआ होगा, हाँ जी, जैसे कि एक ये रिकॉर्ड हमारे पास, इसमें से अगर हमें ये चेक करना हो कि सब्जेक्ट 1 के अंदर टोटल ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिसके नंबर 70 या उससे अबव हैं, तो चेक करने के लिए हम इक्वल टू काउंट इफ, एक होता है काउंट और एक होता है काउंट इफ, दोनों का अलग अलग यूज है। और इसी में लिस्ट में आपको और भी दिख रहे होंगे काउंट इफ, काउंट से रिलेटेड कुछ और भी फंक्शंस, जैसे कि काउंट ए, काउंट ब्लैंक या काउंट इफ, सभी का एक अलग अलग यूज है। अगर आप खाली काउंट फंक्शन का यूज करते हैं तो देखो इसका यूज क्या होता है, नीचे आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो counts the number of cells in a range that contain numbers, यानी कि काउंट फंक्शन क्या करता है, यहाँ पर जैसे मैंने एक रेंज ले ली, इस सेल से लेकर मैंने यहाँ तक सेल रेंज एक सिलेक्ट करी, B4 से लेकर C8 तक, यानी B4 ये वाला आशिमा के नेक्स्ट वाला सेल से लेकर मैंने नीचे 2 ब्लैंक भी सेल सेलेक्ट किए। अब मैंने इस रेंज के अंदर कुछ न्यूमेरिकल भी ली, कुछ ब्लैंक सेल्स को भी लिया और कुछ अल्फ़ाबेट को भी। तो काउंट फंक्शन काउंट करके बताता है गिवन रेंज में से टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं जिसके अंदर आपने न्यूमेरिकल डेटा फिल किया है। इट काउंट्स द न्यूमेरिकल सेल्स, ठीक है, नंबर सेल को काउंट करके बताता है। तो न्यूमेरिकल डेटा सेल कितने हैं इसके अंदर, टोटल ऐसे कितने सेल है जिसमें हमने न्यूमेरिकल डेटा फिल किया, 4। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर में आ जाएगा 4। तो काउंट फंक्शन किसी भी ब्लैंक सेल या अल्फ़ाबेट सेल, ठीक है, ब्लैंक सेल्स या अल्फ़ाबेट सेल्स या सिंबल सेल आ जाए अगर किसी सेल में, ठीक है, तो अगर किसी सेल में सिंबल भी अगर आ जाता है तो उसको काउंट नहीं करेगा, ठीक है। ओनली न्यूमेरिकल डेटा सेल रेंज पर काम करता है ये, तो काउंट करके बताता है टोटल जो हमारी रेंज होती है उसमें से गिन कर, काउंट का मतलब गिनना, गिनती करना किसी चीज़ की। तो हमें गिनती किस चीज़ की करनी है, काउंटिंग किस चीज़ की करनी है, न्यूमेरिकल डेटा सेल रेंज में, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल 4 हैं। और अगर यहीं पे अगर मैं कर देता हूँ काउंट ब्लैंक, तो देखो काउंट ब्लैंक फंक्शन की डेफिनेशन, काउंट्स द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल, ब्लैंक फंक्शन खाली सेल्स को, यानी कि टोटल, तो आंसर में कितना आना चाहिए, 2 आ जाएगा। तो ये होता है सिर्फ ब्लैंक सेल्स का टोटल करने के लिए, कि अगर कोई एंट्री बीच में ब्लैंक तो नहीं रह गई, अगर हमें चेक करना हो किसी रिकॉर्ड में, तो उसके लिए हम काउंट ब्लैंक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक होता है काउंट ए, कई बच्चे इसको काउंटा पढ़ते हैं। काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल एक्सेप्ट एम्प्टी सेल्स,
काउंट ऑल फंक्शन यानी कि काउंट ए लिखा जाता है जिसको, ये सभी को काउंट करता है। फिर चाहे डेटा रेंज में न्यूमेरिकल सेल रेंज हो या अल्फ़ाबेटिकल हो, चाहे सिंपल टेक्स्ट हो, यानी कि टेक्स्ट होना चाहिए बस उसके अंदर, चाहे वो किसी भी टाइप का आ जाए, मिक्स ऑफ लेटर्स है चाहे, बस वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। जैसा कि डेफिनेशन में दिखा रहा है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। सिर्फ उन्हीं सेल का रेंज में काउंट करके बताएगा जो एम्प्टी नहीं है, खाली सेल को काउंट नहीं करता सिर्फ। तो आंसर में कितना आना चाहिए? 8 आ जाएगा। हमने टोटल कितनी सेल रेंज ली? एक 10 सेल सेलेक्ट किए हुआ है। मैं जूम कर रहा हूँ, कुछ देख सकते हैं आप, ठीक है। टोटल हमने 10 सेल सेलेक्ट किए जिसमें से 8 सेल हमारे फिल हैं और 2 ब्लैंक सेल भी हैं, तो आंसर में 8 निकल कर आ जाएगा। तो ये एम्प्टी सेल्स को काउंट नहीं करता काउंट फंक्शन, काउंट ए फंक्शन। आगे क्वेश्चन है, अब हम पढ़ेंगे काउंट इफ फंक्शन। देखो काउंट इफ का यूज क्या होगा, इक्वल टू काउंट इफ। जब भी आपको कंडीशनल किसी भी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया पर काउंटिंग करनी हो, जैसे कि मैंने एक सब्जेक्ट 1 में रेंज सेलेक्ट करी, अब काउंट के साथ इफ भी आ गया, यानी काउंटिंग तो करनी है पर साथ में इफ भी आ गया। अब इफ का मतलब होता है अगर, यानी कि एक क्या चीज़ है, लॉजिकल फंक्शन है। जैसे कि मार्क्स होते हैं ना, कि अगर किसी बच्चे के नंबर 33 से अबव आते हैं तो पास, कंडीशन है, ठीक है, अदरवाइज फेल। तो पास कौन होगा? कंडीशन लगा दी गई। अब पासिंग मार्क, जैसे अब आपके एग्जाम में अब आप तैयारी कर रहे हैं कि 40% मिनिमम ठीक होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी हमें काउंटिंग अब ये करनी है। अब जैसे एग्जाम हुआ, अब ये लिस्ट बना दी, हमने चेक करना है हिंदी के सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट 1 के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे कितने हैं जिन्होंने हिंदी में 70 या 70 से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। तो रेंज देंगे, पहले नीचे दिखा रहा है, पहले रेंज फिर कोमा में क्राइटेरिया। तो देखो पहले रेंज आएगा, फिर कोमा में क्राइटेरिया जो है ना वो आपको डबल कोट में टाइप करना है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर यानी कि। तो मैंने यहाँ पे डबल कोट में लिखा इफ सेल वैल्यू यानी कि ग्रेटर देन है 70 या 70 से अगर ज़्यादा है, तो ग्रेटर के साथ साथ मैंने इक्वल भी दे दिया कि अगर किसी के नंबर 70 भी होंगे तो उसको भी काउंट करके बता देगा। डबल कोट बंद करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पर एंटर कर देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 70 या 70 से बड़ी, टोटल 3 वैल्यूज हैं तो आंसर में 3 आ जाएगा यहाँ पर। एक तो 98, 77 और 89। हाँ जी, ब्रैकेट बंद करना जरूरी नहीं होता अगर आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो। अगर मान लो एग्जाम में एक ब्रैकेट दिखा देते हैं लगी हुई, एक नहीं, तो वहाँ पे आपको एक्यूरेट चूज करनी पड़ती है करेक्ट फॉर्म में, ठीक है। मान लो अगर ब्रैकेट नहीं दिखा रहे तो वो गलत हो जाएगा फिर, तो उस अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। जब अगर आपका प्रैक्टिकल होता तो उसमें हम खुद ही कह देते हैं कि अपने लगाने की नीड नहीं है, ठीक है। जैसे जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम यही सिखाते हैं कि आप के पास 10 मिनट होते हैं टोटल सॉल्व करने के लिए स्प्रेडशीट को, तो उस दौरान आप ब्रैकेट ना लगाओ क्योंकि ऑटोमेटिकली अप्लाई होकर आ जाती है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एंटर किया, F2 प्रेस करने पे सेल एडिटिंग की कमांड F2, तो देखो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली लगकर आती है। अब काउंट इफ का कुछ अलग यूज़ भी है, एक तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अगर हमें ये चेक करना हो, जैसे कोई भी एक लिस्ट है हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की, उसमें चेक करना कि मेल कैंडिडेट्स कितने हैं, फीमेल कितने हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, काउंट इफ। किसी भी चीज़ की काउंटिंग करनी हो, किसी एक स्पेसिफिक रेंज की, तो हम यूज़ करते हैं काउंट इफ। फिर आ जाएगा पहले रेंज, कोमा में डबल कोट में मेल टाइप कर दिया हमने, एंटर करने पर शो कर देगा अब एक ही मेल है। या अगर मैं इसको फीमेल कर देता हूँ तो आंसर में आ जाएगा 4 आंसर। और अगर मैं इसके अंदर एक और मेल कर देता हूँ तो आंसर में कितना आ जाएगा
आंसर में 3 आ गया फीमेल। और अगर मैं यहाँ पे अब FE हटा देता हूँ, मेल कितनी बार आ जाएगा? यहाँ पर आंसर में कितना आया? कैपिटल नहीं है। अच्छा, कैपिटल नहीं है। ये लीजिए, कैपिटल लिख दें। अब देखो, एक कैपिटल है, एक वो है। क्या करा मैंने? टेबल में भी इसको भी मैं स्मॉल में कर दूं? ठीक है, एंटर कर दिया, तब भी एक आ रहा है। फॉर्मूला लगा रखा है। यहाँ पर भी देखो, मेल 0 हो गया। अच्छा, कैपिटल कर रहे हैं। देख लीजिए, देखो यहाँ पर मैंने क्या करा है। अब इसके अंदर मेल के बाद में ना स्पेस भी दे रखा है। मेरी गलती है, ओह सॉरी, है ना। अब जब प्रैक्टिकल एग्जाम में तैयारी करते हैं तो उनके लिए पॉइंट होता है वैसे। ठीक है, तो स्पेस कभी भी नहीं देना चाहिए हमें। एक्सेल के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं ना, इसमें किसी भी फॉर्मूला सेल में या एक्स्ट्रा स्पेसिंग भी यूज़ नहीं की जाती। एक्सेल के अंदर किसी भी सेल में आप डेटा एंटर कर रहे हैं, वरना कैलकुलेशन गलत हो सकती है, जैसा यहाँ पर रहा। ठीक है, जैसे अक्सर हमारी आदत होती है कि टाइपिंग करते दौरान स्पेस देने की हर वर्ड के बाद, तो यहाँ पर भी ना बहुत से बच्चों की आदत होती है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं चलता एक्सेल में। आपने जो चीज़ जितने करैक्टर की लेंथ है उतनी लिखनी पड़ती है, आगे कोई स्पेस नहीं देना होता, वरना ऐसे दिक्कत आती है। तो अगर आप मान लो कभी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे प्रैक्टिस करके देखते हैं ना इस चीज़ों को, तो कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हमारा ऐसे आंसर आ रहा था, तो एरर क्या थी वहाँ पे? एक स्पेस की एरर होती है, इसलिए पॉइंट आपको ये बताया जा रहा है। अदरवाइज वैसे एक पॉइंट जो होता है ना, ये प्रैक्टिकल का पार्ट होता है। बट कई बच्चे, अब जैसे मैंने आपको समझाने के लिए बताया, तो कई बच्चे प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके देखते भी हैं। ठीक है, तो लर्निंग के लिए तो उस दौरान आपने ध्यान रखना, स्पेस का यूज़ नहीं करेंगे मैथ्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आता काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल इन रेंज विद स्पेसिफिक क्राइटेरिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्लियर हो जाएगा, काउंट इफ का यूज़ किया जाता है। और एक फंक्शन होता है क्वेश्चन नंबर 43 में, टू इंसर्ट द करंट डेट एंड टाइम। जब भी करंट डेट एंड टाइम की बात की जाए तो वहाँ पे यूज़ होता है नाउ फंक्शन का। तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला टाइप किया, इक्वल टू NOW। सिर्फ फंक्शन का नाम आएगा यहाँ पर, बीच में आपने कुछ भी टाइप नहीं करना। यहाँ पर देखो, मैंने सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा और एंटर कर दिया, आंसर निकल कर आ गया। अब यहाँ पर डेट भी आती है और टाइम भी, और करंट डेट एंड टाइम आती है। और अगर सिस्टम में डेट एंड टाइम रॉन्ग है ना, तो वही सेम फॉर्मेट में डेट और टाइम इंसर्ट होकर आएगा, अलग से सेट होकर नहीं आएगा करेक्ट में। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग इंसर्ट होकर आता है, चाहे उसमें गलत हो ठीक हो वैसे ही आएगा सेम। और एक होता है इंसर्ट द करंट डेट विदाउट टाइम, तो बिना टाइम के चाहिए तो इक्वल टू टुडे का यूज़ करते हैं हम। दैट ना टुडे फंक्शन, टुडे का यूज़ करता है डेट के लिए, नाउ फंक्शन का यूज़ किया जाता है डेट और टाइम दोनों करने के लिए। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 45, ये आप सभी को मालूम है F12 सेवेस के लिए। 46 भी आपका हो चुका, गो टू प्रीवियस सेल, शिफ्ट प्लस टैब। आपने 47 नंबर भी क्वेश्चन कर रखा है MS वर्ड के अंदर, टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट। एक्टिव डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए या एक्टिव विंडो आ जाए, क्लोज द करंट विंडो या एक्टिव विंडो। अब यहाँ पर आ गया वर्कबुक। अब एक्सेल की फाइल को हम वर्कबुक बोलते हैं, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ आ सकता है एक्टिव या करंट विंडो। विंडो तो हम किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं, पर वर्कबुक सिर्फ एक्सेल की फाइल को पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट हम MS वर्ड की फाइल को, या डॉक्यूमेंट की बजाय अगर प्रेजेंटेशन आ जाए तो पावर पॉइंट को आ जाएगा। और ऐसे सेम क्वेश्चन आपका पावर पॉइंट या एक्सेस में भी, ये क्वेश्चन चारों एप्लीकेशन में कवर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ F4 या कंट्रोल प्लस में W, सभी को आता है, कर लेंगे।
आगे बढ़ें। प्रिंट प्रीव्यू भी सभी ने पढ़ा हुआ है, कंट्रोल प्लस F2 सभी में सेम रहेगा, वर्ड एक्सेल या पावर पॉइंट सभी में सेम है। अब अगला क्वेश्चन है एक फॉर्मेट सेल्स की कमांड। यहाँ पे फॉर्मेट सेल आ जाए या अगर क्वेश्चन में आ जाए कस्टम फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट सेल या कस्टम फॉर्मेट सेल एक ही चीज़ है दोनों। हमें यानी कि अगर किसी भी सेल की फॉर्मेटिंग कस्टमाइज करनी हो, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, जैसे मैंने एक एक्सेल वर्कशीट ओपन कर ली, हमें यहाँ पे कॉलम क्रिएट करना है जैसे सीरियल नंबर का, फिर नेम, हिंदी, मैथ्स, साइंस, टोटल। अब सीरियल नंबर में ना मेरे को 1 के आगे डॉट लगाना है, एंटर किया, टाइप तो कर दिया, यहाँ पे देखो 1 के बाद डॉट, एंटर करने पे डॉट एक्सेप्ट नहीं करता। या अगर स्टार्टिंग में मेरे को 01 लगाना है तो 0 भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, जहाँ से जहाँ तक आप नंबरिंग लिखना चाह रहे हैं तो उन सभी सेल्स का ना हमें फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। वैसे तो इसका प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है हमारी जॉब लाइन के अंदर भी, और जिन भी स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल एग्जाम रहता है CPT का, जिन भी टेस्ट में, चाहे आप हाई कोर्ट की तैयारी करते हैं या स्टेनो CPT की बात करें या दिल्ली पुलिस CPT के लिए बात करें, तो उन सभी में प्रैक्टिकल ही रहता है। तो उसके लिए उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उनको कराया जाता है। उसमें तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे तो जस्ट एक आपको यूज़ समझाने के लिए कि किस तरह से किया जाता है। तो मैंने जैसे ही प्रेस किया Ctrl+1, तो यहाँ पे देखो एक फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन होती है। अगर मैं इसको टेक्स्ट करता हूँ यहाँ से, अब ओके कर दिया, अब इसके बाद मैं चाहे 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट या 01, 02 या इसमें मैं 0001 कुछ भी लिखना चाहूँ ऐसा जो एक सिंपल फॉर्मेट में एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसका हमें फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मेट सेल का तरीका सिर्फ एक ही यूज़ के लिए नहीं होता, कई सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, अलग अलग तरीक़ों के लिए। ठीक है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा एक यूज़ था इसका, Ctrl+1 समझाने के लिए। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 50 भी हो जाएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, सभी को मालूम है रिबन को हाइड या शो करने के लिए हम Ctrl+F1 का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में डैश इज यूज्ड टू स्टार्ट ए न्यू लाइन, यानी कि ब्रैकेट में दे रखा है रैप टेक्स्ट, तो रैप टेक्स्ट की कमांड होती है Alt+ में एंटर, प्रैक्टिकली कराते हैं, और ऐड स्पेसिंग बिटवीन 2 लाइन्स और पैराग्राफ्स और ए टेक्स्ट इन अ वर्कशीट सेल। यानी कि अगर हम एक सिंगल सेल के अंदर, एक ही सेल के अंदर अगर 2 लाइन का डेटा टाइप करना है या फिर मल्टीपल लाइंस का डेटा टाइप करना हो, तो हम Alt+ में एंटर का यूज़ करके कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक्सेल में अगर टाइप करना है, यहाँ पे एक हेडिंग में स्टूडेंट्स नेम, और जो सेकंड वर्ड है ना नेम, हमें आगे नहीं टाइप करना, हम चाहते हैं उसको रैप करके नीचे लेकर जाना है। स्टार्ट इन नेक्स्ट रो इन सेम सेल, एक ही सेम सेल में नेक्स्ट रो से काम लिखने के लिए हम जहाँ तक हमने टाइप करना है एक सिंगल सेल के अंदर रो में, उतना टाइप करने के बाद अब देखो मैं कीबोर्ड से Alt के साथ एंटर दबा रहा हूँ, तो कर्सर रैप हो गया। ये नेक्स्ट सेल में टाइप नहीं हो रहा, एक ही सेल में टाइप हो रहा है बट इन नेक्स्ट रो। अब देखो मैंने यहाँ पर टाइप किया नेम, अब इसको डन करने के लिए, ठीक है, इसको टैब दबा दो या एंटर की दबा देना, यहाँ पर देखो कंप्लीट हो गया, कुछ इस तरह से दिखा रहा है। या यहाँ पे हमने क्या करना है कि सीरियल नंबर को भी नंबर वर्ड नीचे लेके आना है, तो मैंने F2 प्रेस किया, नंबर से पहले कर्सर ले जाकर Alt के साथ फिर से एंटर दबा दिया। या अगर कुछ ऐसा लिखना हमने, मार्क्स इन, मार्क्स अलग लाइन में, इन अलग में, फिर हिंदी अलग में, तो मार्क्स लिखने के बाद Alt एंटर, फिर इन लिखा, फिर Alt एंटर, फिर हिंदी लिख के एंटर कर दिया उसको डन करने के लिए। तो इस तरह से अब हमने 3 लाइंस में काम कर लिया अलग अलग।
ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं Alt प्लस एंटर टू स्टार्ट अ न्यू लाइन इन सेम सेल। और जब भी क्वेश्चन में आता है ना टू एडिशन, तो ध्यान रखना एडिशन का मतलब प्लस करना यानी कि जोड़ना। अगर आपने कुछ मल्टीपल सम रेंज को प्लस करना है तो उसको एडिशन करना बोलते हैं। अब कई बच्चे यहाँ पे एडिशन या ऐड के नाम से चूज करते हैं। ध्यान रखना ऐड या एडिशन के नाम से कोई फंक्शन नहीं होता है। आपको शो भी कर देता हूँ। और आप में से किसी बच्चे ने अगर थोड़ा सा और डीपली एक्सेल को समझना हो तो यूनिक टाइपिंग कॉलेज पेज पर जो ये आपको दिखाई दे रहा है टेम्पलेट, ठीक है, उसमें मैंने कुछ वीडियोस डाली हैं एडवांस एक्सेल की, ठीक है, तो आप उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके अंदर और भी बिल्कुल बारीकी से सारी चीज़ें बताई गई हैं जो आपको एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो इसके स्टार्टिंग की जो क्लासेस हैं वो आप भी कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो ये दूसरे पेज पर मिलेंगे आपको, यूनिक टाइपिंग कॉलेज वाले पेज पर। तो यहाँ पर देखो, अगर मैंने अब कुछ अमाउंट लिख दी, यहाँ पे वैल्यूज लिख दी 3, अब टोटल करना है तो ऐड के नाम से, देखो नीचे कोई फंक्शन नहीं है या एडिशन के नाम से भी नहीं दिखा रहा लिस्ट में। तो जैसे ही मैंने सम लिखा तो नीचे दिखा रहा है एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल। इसके डेफिनेशन को पढ़ना है। क्वेश्चन ना डेफिनेशन में से भी बनकर आते हैं, चाहे ऊपर आप कर रहे हो इटैलिक या अंडरलाइन या कोई भी एक ऐसा ऑप्शन आप यूज कर रहे हैं। तो जब आप प्रैक्टिकली तरीके से भी अगर अपनी लर्निंग कर रहे हैं साथ साथ, तो आप उसके ऊपर जब पॉइंटर लेकर जाते हैं ना तो उनकी डेफिनेशन को भी पढ़ो बल्कि कि उसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन इनमें से भी बनते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में, टू रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन is found on the ribbon under the dash tab in a menu bar। मेन्यू बार में किस टैब के अंदर हमें रिबन के अंदर रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन मिलता है? तो चेक करने के लिए हम दिखा भी देते हैं डेटा टाइप में कहाँ पे होता है। देखो मैं यहाँ पे मैं डेटा टाइप पे जा रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट्स का। इसका यूज क्या होता है? डुप्लीकेट एंट्रीज को डिलीट करने के लिए। आपने अगर कोई डेटा एंट्री कर दी, जैसे कि मैंने आप सभी से एक नोटबुक में सभी बैचेस से आप सभी के नेम, फादर्स नेम, फ़ोन नंबर या सिटी लिखवाई, एड्रेस लिखवाया। तो कुछ बच्चों ने 2 बैचेस भी लिए हैं। आप में से शायद कोई ले रहा हो, है आप में से भी कोई? ठीक है, आप में से चाहे ले रहा है या बाकी बैचेस में से भी ले रहा है जैसे। तो कुछ बच्चों ने ना 2 बार लिस्ट में एंट्री कर दी, दोनों लिस्ट में। अब मैंने जो कंप्यूटर में जब उन आप सभी का डेटा फिल किया तो उसमें भी तो 2 बार एंट्री होगी। तो हम चाहते हैं डुप्लीकेट एंट्री को डिलीट करने के लिए अब ऐसा कोई सिस्टम, अब एक का नाम तो चेक नहीं कर सकते अब इतने सारे 400 बच्चों में से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट का यूज कर लेते हैं। तो जितनी भी डुप्लीकेट एंट्री होंगी ना वो सारी रिमूव हो जाएंगी। ऑप्शन पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमें चूज करना पड़ता है सिलेक्ट ऑल, ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड होता है, बस ओके करना होता है। मैं ऑप्शन पे जाके फिलहाल इसमें कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट फाउंड नहीं हुई तो मना कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो ये भी आपको मालूम होगा, करवा दिया था ना आपको। 409 मैक्सिमम जो फॉन्ट का साइज होता है 409 कर सकते हैं। जैसा कि हमने MS वर्ड में पढ़ा था 1638 फॉन्ट का जो मैक्सिमम साइज होता है। और एक कमांड होती है टू इंसर्ट द करंट डेट, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। तो एक्सेल में जब हम किसी भी सेल में कंट्रोल के साथ, अब कंट्रोल प्रेस किया मैंने, सेमीकोलन प्रेस कर दी, देखो करंट डेट इंसर्ट होकर आ गई। अब सेमीकोलन के ऊपर कौन सा सिंबल होता है? कॉलन का साइन, COLON, कोलन। तो यहाँ पे कोलन का साइन अगर मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट के साथ में कोलन का साइन, तो इंसर्ट होकर आती है करंट टाइम। तो इंसर्ट टाइम करना है तो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ कोलन, और डेट के लिए कंट्रोल के साथ सेमीकोलन।
अब क्योंकि कोलन का साइन जो होता है वो सेमीकोलन के ऊपर होता है, तो हमने कंट्रोल के साथ में शिफ्ट का भी यूज़ किया और फिर प्रेस किया सेमीकोलन वाले बटन को ही, तो ऊपर कोलन काम करेगा। नेक्स्ट, और ये जो डेट एंड टाइम होता है ना, या फिर जो हम नाउ या टुडे से करते हैं, दोनों से करंट डेट एंड टाइम तो आता है, पर जो फंक्शन के माध्यम से हमने इंसर्ट किया ना, वो अपडेटेड रहता है ऑटोमेटिकली, वो हमेशा आपको अपग्रेड करके दिखाएगा। जब भी जिस भी दिन आप फाइल ओपन करोगे, आप 2 मिनट बाद आके भी चेक करेंगे, तो आपको टाइम या अगले दिन या 2 साल बाद, जब भी आप, या 2 महीने बाद, 2 दिन बाद, जब भी आप फाइल को ओपन करेंगे ना, डेट और टाइम आपको तभी का दिखा देगा जिस भी समय आप ओपन करोगे। नाउ और टुडे फंक्शन में आपको डेट एंड टाइम हमेशा अपडेटेड मिलता है एज पर सिस्टम फॉर्मेट, पर इसके अंदर आपको चेंज किया हुआ नहीं मिलेगा। ये तो जस्ट एक इस तरह से है कि टाइप करते हैं, जैसे हम बस एक टाइप ना करनी पड़े हमें डेट या टाइम, तो उसका ये शॉर्टकट तरीका होता है कि अगर हम कंट्रोल के साथ सेमीकोलन या कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस में कोलन का यूज़ करते हैं, तो ये होता है फिक्स्ड, वो फिक्स नहीं होता, वो अपडेट होता है। ठीक है, ये अपडेट नहीं होता, दोनों में ये फ़र्क भी होता है। तो जब भी फंक्शन के थ्रू कह दे तो टुडे नाउ होता है, और ये होता है शॉर्टकट कमांड के ज़रिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58 भी आप सभी का हो चुका, और एक्स का मतलब देखो होता है एक्सटेंडेड। अब यहाँ पे जो x होता है ना, x का मतलब होता है एक्सटेंडेड वर्जन। जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो 2007 से पहले के वर्जन होते हैं ना, उसमें लास्ट में x नहीं लगाते। अब दरअसल x क्यों लगाया गया फिर बाद में? अब जब 2003 वर्जन था ना, उस दौरान MS ऑफिस की एप्लीकेशन में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो पूरी तरह से कंपैटिबल नहीं थी कुछ कंट्री लैंग्वेजेस को लेकर। ठीक है, कुछ कंट्री लैंग्वेजेस उसमें सपोर्ट नहीं होती थी, तो उसके लिए ना फिर जब 2003 वर्जन को नए वर्जन में अपग्रेड कर रहे थे, ठीक है, 2007 जब वर्जन लॉन्च कर रहे थे ना, तो उस दौरान उसको कुछ इस तरह से कंपैटिबल वर्जन बनाया गया ताकि वो किसी भी सिस्टम लैंग्वेज को सपोर्ट कर पाए, किसी भी कंट्री लैंग्वेज को सपोर्ट कर पाए। तो उसके लिए लास्ट में ना एक्स और उसके बारे में ताकि डिफ्रेंशिएट किया जा सके, कि ये ताकि पता लगाया जा सके कि इसके अंदर जो एक्स है वो 2003 के बाद की एप्लीकेशन में बनाई गई है, यानी कि। तो कई बच्चे इसमें पजल हो रहे थे कि एक्सेल एस आएगा या एक्स आएगा लास्ट में। तो 2007 वर्जन में भी और 2007 के बाद में भी एक्स लगता है। एक्स का मतलब एक्सटेंडेड, यानी कि एक अपग्रेड वर्जन। ठीक है, जो नया वर्जन आया 2003 के बाद, तो उसमें एक्स लग कर आया था। ठीक है, और उससे पहले एक्स नहीं लगता था। होता एक्सेल एस ही है सभी के अंदर। एक्स का मतलब सिर्फ एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है जो 2003 के बाद से आए, जो सभी वर्जन्स के अंदर कंपैटिबल होते हैं, यानी कि। ठीक है, किसी भी एक सिस्टम फॉर्मेट लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, यानी कि। तो इसका मतलब ये होता है एक्स का। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखो टेबल में अगर हमने फ़िल्टर, कल की क्लास में पढ़ाया था मैंने फ़िल्टर का यूज़। फ़िल्टर का काम होता है छांटना। यस। तो कल क्वेश्चन में वर्डिंग लिखी हुई थी टू टर्न ऑन। देखो मैं फ़िल्टर पे पॉइंटर लेके जा रहा हूँ। होम मेन्यू में सॉर्ट एंड फ़िल्टर पे पॉइंटर लेकर आ गए। यहाँ पे दिखा रहे हैं डेफिनेशन में इनेबल फिल्टरिंग ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स। और अगर मैं आपको थोड़े से नए वर्जन में कराऊँ, अगर अब ये तो 2007 में था, अब देखो 2013 में कराता हूँ, तो इसमें फ़िल्टर की डेफिनेशन क्या देखने को मिलती है हमें। सॉर्ट एंड फ़िल्टर पे ही, फ़िल्टर पे जाने पर दिखा रहा है टर्न ऑन फिल्टरिंग फॉर द सिलेक्टेड सेल। उसमें आ रहा था इनेबल, यहाँ पे आ गया टर्न ऑन, वर्डिंग चेंज हो गई। तो एग्ज़ाम में ना ऐसी चीज़ें भी बनती हैं, डेफिनेशंस का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, पुराने वर्जन में आपको डिफरेंट मिलेगी, थोड़ी सी कीवर्ड्स अलग शो होंगे, यहाँ पर कुछ अलग आ जाएंगे नए वाले में। तो ऐसे भी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो क्वेश्चन में क्या दिखा रहा है, शॉर्टकट की टू अप्लाई और रिमूव फिल्टर। अब यहाँ पे अलग वर्डिंग हो गई, ऊपर में अलग आ गई थी। तो शॉर्टकट की टू अप्लाई या रिमूव, चाहे आपने ऑन करना है चाहे ऑन करना है, ऑफ करना है।
दोनों ही केसेस में हम कंट्रोल शिफ्ट एल का ही यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक फाइल ओपन करी, रिपीट कर देते हैं। हाँ जी, तब यहाँ पे जैसे मैं अब ऑन कर रहा हूँ, शेयरिंग हटा। अब जैसे किसी बच्चे का एक असाइनमेंट है, हमने यहाँ पर फिल्टर ऑन करना है, तो फिल्टर ऑन करने के लिए कमांड कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करते ही देखो सभी के ऊपर बटन्स बने हुए आगे। अब फिल्टर का यूज़ हम कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसा हमने कल देखा कि हमें चेक करना है कि टोटल सैलरी में हमें ये चीज़ चेक करना है कि टोटल ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, या फिर 15,000 से कम है, या 20,000 से ज़्यादा है। हमें ये चीज़ चेक करनी हो तो मैं एक दो की सैलरी इंक्रीज कर देता हूँ। हाँ जी, तो अब हम टोटल सैलरी पे कंडीशन लगाना चाहते हैं कि हमें सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ की सैलरी स्क्रीन पर देखनी है, सिर्फ उन्हीं का डेटा फिल्टर करना है जिनकी टोटल सैलरी नहीं, टोटल सैलरी ज़्यादा है 20,000 से। या अगर कोई आपके पास एक सब्जेक्ट रिकॉर्ड है, जैसे कल हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड लिया था, उसमें हमने कंडीशन लगाई थी टोटल ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स हिंदी में 70 या 70 से ज़्यादा हैं, तो सिर्फ वही बच्चों का डेटा डिस्प्ले करता है, बाकी सभी का डेटा हाइड हो जाता है। तो देखो मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, टोटल सैलरी पे जाकर नंबर फिल्टर ऑप्शन में हमने चूज़ कर लिया ग्रेटर देन, या अगर इक्वल टू है कितने के ज़्यादा 20,000 कर दिया। ओके पे क्लिक कर दी। अब सिर्फ 2 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी 20,000 या उससे ज़्यादा है, और सभी का देखने के लिए हमें फ़िल्टर को क्लियर करना पड़ता है उसी कॉलम फील्ड पे क्लिक करके। या आप नेम पे लगाना चाहते हैं, जैसे नेम्स के अंदर टेक्स्ट फिल्टर का ऑप्शन, कि अगर हमें यहाँ पे जैसे चेक करना हो कि राम नाम से कितने हैं, या अरुण के नाम से, या महक के नाम से, या जो भी नाम आपको कंडीशन लगाना है, या पर्टिकुलर एक सिंगल करेक्टर की से आपने डिफाइन करना है इसको, कि ए से शुरू होने वाले कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिसका नाम ए से शुरू होता है, या बी पे ख़त्म होता है, या एस पे ख़त्म होता है, या एस से शुरू होता है, या कंटेन कर सकते हैं बिगिंस विद, एंड्स विद, डज नॉट कंटेन। तो इस तरह से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। ऑफ कर दिया फिल्टर सेम कमांड से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 60 नंबर, इंसर्ट और एडिट कमेंट। कमेंट का 2 नाम और, एक तो होता है नोट, NOTE नोट, या फिर एनोटेशन। क्वेश्चन में एनोटेशन भी लिखा हुआ आ सकता है कमेंट का ही नाम, या नोट भी लिखा हुआ आ सकता है। कमेंट का हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने एक्सेल ओपन करा, कोई भी एक ऐसा डेटा आप अगर डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कुछ बच्चों का एक डेटा हमारे पास, अब मैंने यहाँ पे आशिमा वाले सेल पे क्लिक किया। अब मैंने इनका ना जैसे रेफरेंस लिखना है, मेरे पास कोई एडमिशन आया, या फिर मैंने कुछ ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसमें मेरे को चेक करना है यहाँ पर कि आशिमा गर्ल है जो वो कहाँ से है, ठीक है, या उसके बारे में इन शॉर्ट नोट डिस्क्रिप्शन में मुझे अगर कुछ भी टाइप करना है, जैसे आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपने बारे में इन शॉर्ट में आप लिख देते हैं, भाई वो केक मटर वाला कहाँ गया, एक भाई था ना केक मटर वाला, ब्लैक लवर या केक मटर, हाँ जी। तो ऐसे यहाँ पर इन शॉर्ट नोट किस तरह से यूज़ करेंगे, रिव्यू में जाकर ऑप्शन है न्यू कमेंट, ठीक है। इन तो इसमें शॉर्टकट दिखा रहा है शिफ्ट प्लस में F2, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू कमेंट के लिए, यानी कि न्यू कमेंट के लिए कमांड आए, चाहे इंसर्ट कमेंट के लिए, चाहे एडिट कमेंट आ जाए। अब एडिट तभी होगा जब अप्लाई कर रखा होगा, और अगर अप्लाई नहीं कर रखा तो न्यू कमेंट अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब। तो शिफ्ट प्लस F2
टू एडिट और इंसर्ट न्यू कमेंट। तो यहाँ पर देखो जैसे ही मैंने इंसर्ट किया ना, एक कमेंट बॉक्स आ गया बलून टाइप में, इसको बलून भी बोलते हैं कमेंट बॉक्स को। अब यहाँ पे हमने जैसे रेफरेंस बाय, यहाँ पर मैंने जैसे मेरे पास कोई एडमिशन आ गया किसी के रेफरेंस के थ्रू, तो मैंने यहाँ पर उसमें नेम लिख दिया, ठीक है। या फिर मेरे को कुछ और नाम लिखना है यहाँ पे, या कुछ भी इस तरह का शॉर्ट नोट, जैसे कि अब मैंने बार क्लिक किया, उसके बाद देखो उसके ऊपर एक ना रेड मार्क आ गया ट्रायंगल शेप में। जिस भी सेल पे हम कमेंट कर दें, आगे क्वेश्चन भी है इसी के ऊपर, पढ़ेंगे वो भी, तो ये जो रेड वाला ट्रायंगल होता है ये इसका मतलब नोट है, वो एक हमने कमेंट नोट दे रखा है, नोटेशन, और पॉइंटर ले जाने पे हमें शो होता है। वापस अब जैसे मैंने पिछले सेल पे क्लिक किया या नीचे वाले सेल पे गए, कमेंट पे फिर से क्लिक किया, या फिर मैंने इसमें लिख दिया फ्रॉम रोहतक, ठीक है, इस तरह से टेक्स्ट लिख दिया। और अगर उसको एडिट करना है वापस उसी सेल पे, अब देखो दिखा रहा है नाम एडिट कमेंट, शिफ्ट प्लस में F2, तो चाहे एडिट करना हो चाहे इंसर्ट करना, दोनों केसेस में हम इंसर्ट कमेंट या एडिट कमेंट शिफ्ट प्लस F2 का यूज़ करते हैं। और इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ इतना आ रहा है एडिट द सिलेक्टेड कमेंट, या नेक्स्ट पे देखते हैं एक ब्लैंक पे। अब कह रहा है कि ऐड ए कमेंट अबाउट द सेक्शन, डेफिनेशन में, जबकि न्यू वर्जन्स में ऐड ए नोट लिखा हुआ आता है, ठीक है, न्यू वर्जन्स में ऐड ए नोट लिखा हुआ मिलेगा आपको। 62 नंबर सभी को आता है, हाइपरलिंक के सारे क्वेश्चन सभी में सेम रहेंगे। स्टार्ट ऑफ द रो भी आपका हो चुका, होम पे जाने के लिए, रो के शुरू पे जाने के लिए, यानी कि अगर आपका कर्सर एक्सेल शीट पे चाहे कहीं पे भी है, किसी भी सेल के अंदर जिस भी रो में होगा ना, अगर हम होम बटन प्रेस कर रहे हैं तो जिस रो में होगा, जैसे रो नंबर 10 के अंदर कर्सर है तो रो नंबर 10 के शुरू पे जाएगा। और अगर आपको वर्कशीट के बिल्कुल शुरू पे जाना हो, कंट्रोल के साथ में होम, यानी कि फर्स्ट सेल पे जाने के लिए भी लिखा हुआ आता है कई बार एग्जाम में, गो टू फर्स्ट सेल एड्रेस, तो कंट्रोल प्लस होम, या स्टार्ट ऑफ द वर्कशीट कंट्रोल प्लस में होम, ये भी सभी को आता है। बहुत है, 65 पूरे कर लेते हैं, एक ही क्वेश्चन करते जी 60 नहीं होम की पढ़ रहे हैं ना 63, अच्छा 61 रह गया हमारा, ओके मतलब 60 हो गया। अच्छा तो यहाँ पे पढ़ते हैं शिफ्ट प्लस F2, 60 हो गया। इंसर्ट द फंक्शन डायलॉग बॉक्स, ये रह गया। चलिए ये भी पढ़ते हैं, शिफ्ट F3। अब देखो फंक्शन डायलॉग बॉक्स आ जाए या फिर आ जाए फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे तो ऑप्शन हमें कहाँ पर जाके मिलेगा चेक करने के लिए, हम ऑप्शन आता है फॉर्मूलाज के नाम से, फॉर्मूलाज टैब के अंदर ऑप्शन आता है इंसर्ट फंक्शन की कमांड, और इसका सिंबल देख रहे हो fx यानी फंक्शन की कमांड, शिफ्ट F3। जैसे मैंने किसी सेल में अगर कोई फॉर्मूला अप्लाई किया है, अगर उसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं ना, तो हम फंक्शन कमांड पे जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो क्लिक करा, अब उसमें जो भी फॉर्मूला लिखा हो वो हमें यहाँ पर भी दिखा रहा है। मान लो अगर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं, या हमने यहाँ पे परसेंटेज लगाया, इंसर्ट फंक्शन पे गए, या टोटल मार्क्स निकाले तो रेंज दिखा रहे इसके अंदर। फंक्शन हमने यूज़ किया सम, फंक्शन नहीं चेंज कर सकते, ध्यान रखना, जस्ट रेंज पर काम कर सकते हैं यहाँ से जाके, फंक्शन चेंज नहीं होगा। इंसर्ट फंक्शन पे जाके तो पूरी तरीके से एडिटिंग नहीं कर सकते हम, ठीक है, सिर्फ उसी चीज़ को हम एडिट कर सकते हैं, थोड़ी बहुत करेक्शन कर सकते हैं, पूरे तरीके से एडिट नहीं कर सकते हम इसको। और कराएं, बहुत है आज के लिए। चलिए कोई बात नहीं।